आज की एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो मेरे लाला लाली। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड एग्जाम यानी बच्चों आपका कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, जो कि आपको 21 मार्च को जो पेपर रहेगा ना बच्चों, फुल यहीं से पूछा जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे लाला लाली अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा, तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न पूरी किताब से। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको 2 अंकी वाले दूंगा बच्चों, अच्छे से तैयार कर लेना, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी ना तो 21 मार्च को पेपर में यहीं से देखने को मिलेगा। बाकी आपने यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। बाकी हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। बाकी आपके जितने भी है सोशल, मैथ, साइंस वगैरह, तो सभी आपको यही चैनल पर मिलेगा बच्चों। तो जरूर तैयार करना बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, तो फेमस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है बच्चों, पहला आपको बताएंगे वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, जो कि आपकी एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मेरे लाला लाली इसको तैयार कर लेना है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, और यह परत क्या कहलाती है, मैग्नीशियम के आगे की जो प्रतिक्रिया होती है वो रोकती है। इसलिए इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रगड़ा जाता है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर भी आपके लिए इजी लैंग्वेज में लेके आया हूं। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको, जो अपनी सीरीज चल रही है बक्की बक्की में छाप देना, तो इसको जरूर तैयार करना। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है बच्चों की, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो ये भी आपके एमपी बोर्ड एग्जाम से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका है, जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील रखी जाती है तो उसका रंग नीले से हल्के रंग का में बदल जाता है, क्योंकि लोहा कापर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। या आप भी जानते हो आता है, यह कापर को विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप रंग बदल जाता है। बच्चों देखो यार, बात करूं मेरे लाला लाली, मेरे छोटे भाई बहन, तो दिमाग में अच्छे से बात को बिठा लो आप, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वही आपको तैयार करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट अंतिम समय बचा है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है लाला लाली आपका, कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो क्यों करते हैं, बचाओ ना। अरे यार, जंग से बचाने के लिए। तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं, ये तो चलो हो गई। नेक्स्ट है, पेंट करने से लोहे की सतह और हवा नमी से सुरक्षित रहती है। तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, अभिक्रिया की दर इकाई क्या है। तो अभिक्रिया की दर इकाई जो होती है ना, वो होती है प्रिय विद्यार्थियों मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। तो ये दिमाग में बिठा लेना, ये ऐसा नहीं है कि आपका 2 नंबर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 नंबर की जगह ये 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, सही विकल्प में भी। तो जरूर तैयार करना जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7। ठीक है, तो ये जरूर तैयार कर लेना है बच्चों आपको। एंड यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उष्माक्षेपी व उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको घोल कर पी जाना। ठीक है, तो इसके लिए 5 स्टार है, तो इसको ज्यादा ध्यान देना इस चैप्टर से, क्योंकि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 में यही आएगा। तो यहाँ पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अभिक्रिया का मिश्रण ताप बहुत बढ़ जाता है। अगर उष्माशोषी की बात करें तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी कहते हैं, मतलब उष्माशोषी। तो यहां पर आप देख सकते हो उष्मा का अवशोषण। ठीक है, नाम से ही आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, नाम से ही आप लोगों को याद रहेगा। अगला है आपका लिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक का ऑक्सीकरण होता है एवं दूसरे क्रियाकारक का अपचयन होता है। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब होता है एक क्रियाकारक का जो भी होता है ऑक्सीकरण होता है, एक अपचयन होता है। जहां पर बात की जाए ऑक्सीकरण का अपचयन, वहां पर समझो कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस चैप्टर से, और इस क्वेश्चन से ही बन सकता है। तो जरूर तैयार रखें, अच्छे से याद करना इस क्वेश्चन को। और अगला तो क्या बोलूं भाई, धावन सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर। अरे कभी कभी इनमें उपयोग भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर के साथ उपयोग पे भी ध्यान दे। धावन सोडा क्या इस्तेमाल कपड़े धोने में किया जाता है, वही बेकिंग सोडा का उपयोग क्या खाने और घरेलू वस्तु को सफाई करने में किया जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका, धावन सोडा से जल की जो कठोरता होती है वो दूर हो जाती है, जबकि बेकिंग सोडा का उपयोग झांगे सामक में किया जाता है। ठीक है, तो ये झगड़े सामक में किया जाता है, ये जरूर तैयार करें। यहाँ पर थर्ड है बच्चों आपका, धावन सोडा का उपयोग जो होता है वो कांच, साबुन और कागज को उद्योग में होता है, जबकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो होता है पेंट की अम्लता को दूर होती है। ठीक है, इसलिए उपयोग किया जाता है उसका।
अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं। उपयोग लिखिए, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, कभी 3 नंबर में भी आ जाता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर इतना ही लिख के लाया हूं मैं, तो यहाँ पर इतना ही करना है आपको। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिप्सम को गर्म करके बनाए जाने वाला एक सफेद पाउडर है। इतना तो आप ध्यान में रखोगे, प्लास्टर यानी सफेद, ठीक है, जो कि पानी में मिलाने पर जमकर ठोस हो जाता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। इसका अगर सूत्र की अगर बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है लाला लाली, तो इसको जरूर तैयार रखे, ठीक है। तो यहां पर पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, वहां पर आपको सूत्र दे देंगे। अगर कभी ट्रू फेल्स में, सॉरी ट्रू फेल्स क्या, आपका जो भी चूज द करेक्ट में ऑप्शन दे देंगे, कुछ भी नाइट्रेट कुछ भी लिख के दे देंगे सोडियम वगैरह का, तो वहां पर आपको करेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रहेगा CSO4, ये आपको जरूर 1/2 H2O, ये जरूर याद करके रखना है, ठीक है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्लास्टर के निर्माण में किया जाता है, मूर्ति और खिलौने के निर्माण में किया जाता है, जिप्सम बनाने में। तो ये तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एंड 10 क्वेश्चन है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो एमपी बोर्ड एग्जाम काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी 5 स्टार देके अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब वो लवण जल से बनता है, इसे क्या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर NaOH को लिया और HCl के साथ मिलाया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया NaCl, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम हो गया आपका प्लस H2O, तो यहाँ पर लवण जल दोनों मिल गए, ठीक है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। देखो बोलूं तो इसको भी 5 स्टार देके रखना, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए इस साल आने के चांस और संभावना बहुत अधिक है। तो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने, जो H+ आयन उत्पन्न करता है वो प्रबल कहलाता है, और दुर्बल, यार क्या बोलूं, H+ आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल कहलाते हैं, ठीक है। जो अधिक संख्या में भाई प्रबल अम्ल, मतलब प्रबल मतलब अधिक समझो, ठीक है। तो H+ आयन जो अधिक संख्या में उत्पन्न करेगा वो प्रबल हो जाएगा, जो कम करेगा वो दुर्बल हो जाएगा। तो इसको जरूर तैयार करके रखना बच्चों। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 12, जो कि टाइटेनियम को रणनीति धातु क्यों कहा जाता है। बताओगे क्यों कहा जाता है, नहीं पता ना लाला लाली, तो यहां पर अच्छे से तैयार करो। टाइटेनियम धातु का उपयोग होता है वायुयान यानी फ्रेम बनाने, इंजन बनाने और अंतरिक्षीय आयनों में, रासायनिक उद्योग में, सोने का साज सामान बनाने में, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष के कार्यक्रम तथा रासायनिक रिएक्टर में होता है। ये सभी वस्तुएं युद्ध के लिए अति आवश्यक एवं उपयोगी होती है, जहां पर टाइटेनियम की रणनीतिक धातु कहा जाता है, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ पर आपका 13 क्वेश्चन है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो बच्चों इसको भी 5 स्टार दे ले लेना लाला लाली, ठीक है, वरना पेपर में आप फेल हो सकते हो, फेल होने की संभावना है अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं। तो देखो सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सोडियम होता है वो बहुसक्रिय होता है, बहुसक्रिय धातु है, ठीक है, जो कि वायु में उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या आग पकड़ लेता है। ये आप भी जानते हो। केरोसिन अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आपको अगर बोलते होंगे अगर तो घासलेट बोलते होंगे, ठीक है, जो कि केरोसिन ही होता है, जहां पर कि सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, इसलिए इसे मिट्टी का तेल में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कच्चा तेल होता है वो भी आपका यही होता है, केरोसिन यानी घासलेट, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 14, एनीमिया के रोगी को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसको 5 स्टार दे लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एनीमिया के मरीजों को लौह तत्व युक्त पालक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि जो पालक में आयरन की मात्रा क्या बहुत अधिक होती है। अगर हरी सब्जी की बात करूं तो अधिक रहती है हरी सब्जियों में, तो यहाँ पर इसलिए आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर भी लिख देना है, ठीक है। थोड़ी फैकोलॉजी भी यूज कर लेना साइंस है। तो आयरन की कमी में एनीमिया होता है तथा पालक में नॉन हीम आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए एनीमिया के रोगी को लौह युक्त पालक खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15, जो कि विद्युत तार धातु बनाए जाते हैं क्यों। अरे विद्युत तार धातु क्यों बनाए जाते हैं, दिमाग लगाओ लाला लाली। तो यहाँ पर आपका हो जाए विद्युत तार धातु के बने होते हैं क्योंकि धातु बिजली की अच्छी चालक होती है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो तैयार करके रखना ही है। जो कि धातु बिजली की अच्छी चालक होती है, यानी अगर बात करें तो अंदर से विद्युत धारा को गुजरने देती है। एंड विद्युत तार बनाने के लिए तांबा, एल्यूमिनियम जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है, इसको जरूर तैयार करके रखना। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 16, जो कि लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए।
तो लोहे की जो वस्तु होती है उस पर भाई पेंट या तेल लगा दो, ग्रीस हुआ, लेपन करके क्या क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, धातु के मिश्र धातु बनाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। ये आप अगर इजी लैंग्वेज में बोलो तो केरोसिन लगा दो, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं ना, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इतना ही कर लो, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है, तो इतना याद रखो। देखो उभयधर्मी एक धातु है, वो आप भी जानते हो, तो यहां पर याद रखो ऑक्साइड अम्ल क्षार दोनों के साथ, ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ जो अभिक्रिया करती है वो लवण पानी बनाती है, वो आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। ये जरूर याद रखे बच्चों। एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है लाला लाली, देख लीजिएगा 18 क्वेश्चन, जो कि आयनिक यौगिक व उप संयोजक यौगिक में अंतर, इसको 5 स्टार लगा लेना है। यहाँ पर इसको 5 स्टार मिलते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करके रखना आप क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है आपका लाला लाली संयोजक यौगिक मजबूत संयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, जबकि आयनिक यौगिक होता है वो आयनिक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। ये आप भी जानते हो, अगर आयनिक रहेगा तो आयनिक बंध से जुड़ा रहेगा, संयोजक रहेगा तो वो संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, ठीक है। एंड इजीली आप लिख सकते हो, फेकोलॉजी थोड़ी बहुत यूज करना ही करना, ठीक है। आयनिक यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि उपसंयोजक यौगिक नहीं होते। आपको देखो यार, फेकोलॉजी बोल रहा हो तो पूरा ही नहीं कि फेकोलॉजी याद करो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो आप जो आपको पता हो उसके बारे में, ठीक है। अगला है आपका 19 धातु। धातु में मध्य अंतर लिखिए, जो कि धातु आपको पता होती है, धातु क्या चमकदार होती है, और अधातु होती है वो फीकी होती है, मतलब चमकीली नहीं होती है, ठीक है। अगला है आपका धातु की जो संरचना होती है वो क्रिस्टलीय होती है, और जबकि अधातु जो होती है वो अनाकार होती है, और यहाँ पर धातु अम्लों के साथ आसानी से क्रिया करती है, और अधातु अम्लों के साथ यानी एसिड के साथ क्रिया नहीं करती है। बहुत ही इजीली पॉइंट मैं आपको बता दिया हूँ डिफरेंस के, ठीक है। एंड 20 क्वेश्चन है आपका, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? तो लाला लाली जो सहसंयोजी बंध होता है, बंध का अगर यहाँ पर बात करें तो वो तो रासायनिक बंध है ही सही, जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन और युग्म का सहभाजन होता है, ठीक है, मतलब आपस में वो बॉन्डिंग करते हैं। तो सहसंयोजी आबंध में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होती है, जिनमें क्या आबंध होता है आपका अल्फा बीटा, जो भी वो धातु धातु आबंध आदि प्रमुख है, ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करके रखें। और यहाँ पर आपका समावयता को परिभाषित कीजिए, इस बार आ सकता है आपका आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है यौगिक जिनके ऐसे समान गुण अणुसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वो समावयवी कहलाते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करके रखें। और यहाँ पर आपका 22 क्वेश्चन है, साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। अगर बात करूं तो इसको 5 स्टार दे के रखना, ठीक है। अधिकतर ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस साल भी पूछे जाने की इसकी संभावना है, तो जरूर इसको अच्छे से तैयार करके रखना लल्ले, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ये पहला पॉइंट हो जाए, उच्चतर मोनोकार्बोक्लोसिक अम्लों की सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, जबकि उच्चतर एल्केन या सल्फोनिक अम्लों को सोडियम के लवण को अपमार्जक कहते हैं। साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है, जबकि अपमार्जक होता है प्रबल अम्ल प्रबल के क्षार है, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा, साबुन का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, और अपमार्जक का जलीय विलयन उदासीन होता है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ये 2 नंबर के लिए काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर इसको भी 5 स्टार लगा के ही करना, ठीक है। स्त्रीकरण अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक कार्बोक्लोसिक अम्ल और एक टुकड़े के बीच अभिक्रिया होती है और एस्टर का पानी का निर्माण होता है, इसलिए यह एक मौलिक अभिक्रिया है जो इसे अम्लीय माध्यम में दिया जाता है, यही आपका स्त्रीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो लाला लाली यहाँ पर देख लीजिए 24 डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा में अच्छी सफाई का कारक क्या है? तो यहाँ पर देखो बात करूं तो बहुत ही ज्यादा कारक हैं, तो आप इजीली लिख सकते हो यार, आपको पता होना चाहिए साबुन और सर्फ के बारे में। डिटर्जेंट जो होता है बच्चों वो क्या कठोर होता है, जो जल में भी शीघ्रता से झाग उत्पन्न कर देता नहीं करते हैं। अगर डिटर्जेंट की बात करें तो यहाँ पर कठोर जल में भी वस्त्रों को साफ करते हैं, जबकि साबुन कठोर जल में वस्त्रों को साफ नहीं कर पाते हैं। साबुन जितना नहीं कर पाता है उतना डिटर्जेंट काम आता है, ये याद है आपको, ठीक है। डिटर्जेंट जो होता है साबुन की अपेक्षा में जल में अधिक विलय होता है,
डिटर्जेंट की अगर बात करूं तो यहाँ निर्मलन जो क्रिया होती है वो साबुन में श्रेष्ठ होती है, तो इसको जरूर तैयार करके रखें। एंड डिटर्जेंट आपका होता है वो त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होता है, जबकि साबुन त्वचा के लिए हानिकारक होता है, तो इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका, साबुन कठोर जल के साथ झाग का निर्माण क्यों नहीं करता है? तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको 5 स्टार लगा के ही करना। साबुन वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, अतः कठोर जल की जो साबुन से क्रिया होने पर क्या जल में मौजूद कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन जो होता है आपको क्या सोडियम आयन से विनिमय हो जाता है, इसलिए कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं होता है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट आपका कि अमीबा में पोषण की क्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है? तो अमीबा में पोषण की जो क्रिया होती है वो किस माध्यम से पूरी होती है, जिसमें कि फेगोसाइटोसिस के रूप में अगर बात करें तो जाना जाता है, जिसमें पूरा जीवन भोजन को पूरी तरह से निगल लेता है, ठीक है, जिसमें वह क्या खाना चाहता है, लेकिन होलोजोइक पोषण शब्द अमीबा द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोषण के तरीकों को संदर्भित करता है, तो इसको जरूर तैयार करके रखें। और यहाँ पर आपका जाइलम व फ्लोएम में अंतर लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर या 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरूर 5 स्टार लगा के रखिए, ठीक है। और यहाँ पर जाइलम क्या होता है, जो जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। अरे याद रखो, जाइलम यानी मर गया और फ्लोएम यानी जिंदा है, ठीक है। तो लाला लाली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जाइलम एक गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करती है। और एक पॉइंट आपका ये बच्चों इजीली यार मैं थोड़ा उसमें नोट करना भूल गया, यानी आपको बताना। तो जाइलम में क्या जाइलम में क्या होता है, जल का संवहन होता है और फ्लोएम में भोज्य पदार्थ का संवहन होता है, तो इसको जरूर तैयार करके रखना लाला लाली, इस पॉइंट को भूलना नहीं है। जाइलम यानी जल का संवहन होता है, फ्लोएम यानी भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो इसको इजीली क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करने ना 5 स्टार दे लेना, एग्जाम में इस बार पूछे जाने के हाई चांस है। तो मुंह में स्थित जो लार ग्रंथियों से लार निकलकर चबाए हुए भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली को आसानी से फिसल सकता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लाला लाली लार में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो एमाइलेज मंड के जटिल अणुओं की शर्करा को खंडित कर देती है, जो कि मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है, तो इसको जरूर तैयार करके रखें। एंड 29 क्वेश्चन है, श्वसन क्या है? अब आपसे पूछ लिया श्वसन क्या है, अरे आप लोग तो खो गए, पता नहीं यार श्वसन क्या है तो यार श्वसन तो आप जानते हो, मैं आपके मजे ले रहा हूं, ठीक है। श्वसन क्या होता है, जो आंतरिक वातावरण के साथ गैस विनिमय यानी सुविधाजनक बनाने हेतु फुसफुसों से वायु को भीतर और बाहर ले जाने की प्रक्रिया है। मतलब कि श्वसन क्या है, मतलब सांस अपन लेते हैं, बाहर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका श्वसन की प्रक्रिया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निषेचन किसे कहते हैं? तो एमपी बोर्ड एग्जाम में बात करूं तो ये मतलब आज से तो भाई 10 साल पहले पूछा गया था, बट इस साल 2 नंबर में आने का हाई चांस है, तो 5 स्टार जरूर लगा लेना इसको। निषेचन क्या होता है, नर और मादा के मिलने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो प्रक्रिया होती है उसे निषेचन कहते हैं। यह लैंगिक जनन की अहम घटना है, निषेचन की वजह से एक नए जीव का जन्म होता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका 31, स्वपरागण व परपरागण में अंतर लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम से अगर बात करूं तो इस बार ये आ सकता है, तो इसको जरूर 6 स्टार लगा लीजिए इसकी जगह, ठीक है। और यहाँ पर स्वपरागण में परपरागण एक ही पौधों के अंदर होता है, जबकि परपरागण होता है वो 2 पौधों के बीच होता है। स्वयं मतलब कि भाई स्वयं, स्वपरागण मतलब स्वयं यानी खुद के लिए, अरे वो दूसरों के साथ क्यों करेगा, वो खुद ही है, मतलब खुद के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट आपके लिए बच्चों, स्वपरागण में क्या वतिकाग्र और परागस दोनों के साथ परिपक्वन होते हैं, और पर परागण में अलग अलग समय पर परिपक्वन होते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है पर परागण, और स्वयं परागण खुद के लिए। स्वपरागण में पर परागण के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती है, और पर परागण में पशु पक्षियों जैसे परागण एजेंट की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो पौधों के किसी कायिक या वर्धी भाग जैसे बात करूं तो जड़, तना, जो भी पत्ती वगैरह होती है या नए पौधे का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर ले अच्छे से। अगला अगर बात करूं तो यहाँ पर आपका है प्लेसेंटा के कार्य लिखिए।
जो कि अभी तो ये पूछा नहीं गया है काफी समय से, बट इस साल आने के इसके हाई चांस है, तो इसको 5 स्टार लगा के तैयार करें। देखो आप बोलोगे कि फेमस भैया आपने तो मुझे इतने क्वेश्चन दे दिए, मतलब इंपॉर्टेंट बोल के 2 नंबर के। अरे बेटा, जब इतने इजीली क्वेश्चन लैंग्वेज में मैं आपको दे रहा हूं और साथ पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना या आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक करके नहीं आओगे तो नहीं दूंगा मैं। वीडियो को लाइक करना है आपको, क्योंकि बच्चों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं यार लाला लाली। तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं आपने वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया। और आपने वाकई में अगर एग्जाम के लिए आपने मतलब बेहतरीन तैयारी अगर कर रहे हो तो जो क्वेश्चन में दे रहा हूं वही तैयार करो। प्लेसेंटा के कार्य अगर बताएं तो यहाँ पर जो गर्भवती माँ होती है, ठीक है, मम्मी एक तरह से माँ में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा जो भ्रूण होता है वो भोजन, जल, वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं और भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं। वही प्लेसेंटा कार्य की सबसे बड़ी भूमिका है और उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका 34 पुष्प के नर व मादा जनन तंत्र का चित्र। देखो इस चैप्टर से जो आपका क्वेश्चन लिया गया है 2 नंबर का, इससे 3 नंबर का भी ये डायग्राम आ सकता है, बट 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने दोनों डायग्राम दे दिए, तो दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना, आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 35 द्विखंडन व बहुखंडन में अंतर लिखिए। तो इजीली क्वेश्चन है बच्चों। द्विखंडन में विभाजन एक निश्चित तल से होता है, जबकि बहुखंडन का विभाजन जो होता है कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। और अगला है आपका द्विखंडन में एक कोशिका 2 भागों में बढ़ती है, जबकि बहुखंडन में कोशिका एक की कई भागों में बढ़ जाती है। बहुखंडन मतलब यार बहुत ही खंड, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट आपके लिए बनता है द्विखंडन में एक जनक जीव से 2 नए जीव बनते हैं, जबकि बहुखंडन में एक जनक जीव से कई जीव बनते हैं, ठीक है। अगला आपके लिए 36 यहाँ पर है जिन कोशिका के लिए किस भाग में पाया जाता है। तो जिन जो गुणसूत्र होता है उसमें धागेनुमा या क्रोमिनेमेटा होता है। क्रोमिनेमेटा अगर बात करें तो जिन्स पाए जाते हैं और डीएनए की वह छोटे से छोटा खंड है जिसमें आनुवांशिक कोड यानी निहित होता है, ठीक है, जेनेटिक कोड। और यहाँ पर एक जीन प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों को निर्धारण करता है, जो कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो इसको भी जरूर 5 स्टार दे लेना। और 37 क्वेश्चन भी आपको प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। देखो अगर बात करूं तो ये अभी तक तो नहीं पूछा गया है, पर इसको तैयार कर लेना है। प्रभावी लक्षण ये मेंडल वाला है, ठीक है। तो जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में दिखने वाले लक्षण को प्रभावी कहते हैं, जो लक्षण नहीं दिखता है उसे अप्रभावी कहते हैं। नाम से ये प्रभावी मतलब दिखना यार, अप्रभावी मतलब नहीं दिखना, ठीक है। अगला आपके लिए 38 क्वेश्चन। तो मेंडल ने अपने मटर के पौधों में चुने जाने के कारण लिखे। अगर बात करूं तो इसके भाई 99% चांस है, इसको भी 5 स्टार देके रखो, क्योंकि पूछ लिया जाता है एमपी बोर्ड में। मटर का पौधा आसानी से सर्वत्र उगाया जा सकता है। मटर का पौधा वार्षिक और अल्पकालिक जीवन चक्र वाला होता है। मटर पुष्प क्या द्विलिंगी होता है, यही पॉइंट एक बना देना, ठीक है। अगर कारण पूछे तो मटर का पौधा है द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा स्वपरागित होता है। मटर के पौधों में अनेक विरोधी गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला है आपका 39 जीनोटाइप व फिनोटाइप में अंतर लिखिए। देखो इस चैप्टर से अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में काफी चांस थे, इसलिए मैं 2 नंबर में लेके आ गया हूं, ठीक है। जो कि जीनोटाइप किसी जीव की वंशानुगत जानकारी होती है, यह जीवन भर एक जैसा रहता है, जबकि फिनोटाइप किसी जीव के शारीरिक रूप को कहते हैं, यह शिशु से वयस्क तक बदलता रहता है। और जीनोटाइप क्या होता है, किसी जीव के आनुवंशिक कोड को बदलता है। और फिनोटाइप क्या करता है, आपका किसी जीव की शारीरिक लक्षणों को बताता है। फिनोटाइप मतलब बताता है और जीनोटाइप जो होता है वो आनुवंशिक कोड को बताता है, ठीक है, और ये लक्षणों को बताता है। एंड अगला क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। बड़ा इजीली क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर तैयार करके रखें। ये 3 नंबर में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन जो होता है उसमें नर युग्मक भी होता है, मादा युग्मक भी होता है, ठीक है। अगर उनमें बात करें तो दोनों आपस में मिलेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, तो जाइगोट का निर्माण होगा। अगर जाइगोट का निर्माण होगा तो जितने भी जो विकसित होगा वहां पे जनक, ठीक है। जैसा अगर बात करूं तो नर मादा बन जाता है। मनुष्य में एक जटिल प्राणी है, ठीक है। अगर इसमें बात करूं तो लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए क्रोमोसोम का अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मनुष्य में मान लो कि मनुष्य के जो अभी ये क्रोमोसोम 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं,
जिसे ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। अगर 23वां जोड़ा भिन्न आकार का होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक्स होता है और एक वाई एक्स होता है, ठीक है। अगर वाई एक्स क्रोमोसोम अपेक्षाकृत मतलब बहुत छोटे आकार का होता है और नर में होता है एक्स और वाई दोनों लिंग, मतलब बात करें तो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं पर मादा में वाई क्रोमोसोम लिंग क्रोमोसोम के रूप में होता है और एक्स वाई का क्रोमोसोम एक ही मनुष्य और लिंग निर्धारण यानी सेक्सुअल डिटरमाइनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर युग्मक और गैमेट्स यानी युग्मक आपका गैमेट्स होते हैं, ठीक है। गैमेट्स का जब निर्माण होता है तो वहां पर एक्स और वाई अलग अलग युग्मक चले जाते हैं। अब नर का युग्मक एक्स हो गया और वाई के दो प्रकार के बनते हैं। अगर वही एक्स क्रोमोसोम वाला जो जाइगोट होता है अगर निषेचन होता है तो वहां पर नर मादा बनते हैं जिससे जाइगोट में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचने के बाद जो होता है नर जो होता है वो मेल बन जाता है और जिसमें दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स पहुंच जाते हैं वहां मादा बन जाता है। यही लिंग निर्धारण की आपकी प्रक्रिया है, ठीक है। अगर इसके सिद्धांत की बात करूं तो यहाँ पर हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत है, ठीक है, कहते हैं। तो इसको जरूर तैयार अच्छे से याद रखें, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इससे, ठीक है। बाकी 41 क्वेश्चन है, गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो 2 नंबर के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, 5 स्टार दे लेना। अरे गोली दर्पण वही होता है गोल दर्पण एक तरह से, जिन दर्पणों को परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं, गोल यार। उत्तल दर्पण की बात करूं तो यहाँ पर जिस गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण होता है उसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अपसारी की जगह भी यही डेफिनेशन लिख सकते हो अगर एग्जाम में पूछा जाए। वैसे पूछा तो जा सकता है बट तैयार करके रखना है, ठीक है। 43 क्वेश्चन है आपका, स्नेल का नियम लिखिए, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार देके तैयार करना। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के ज्यादाओं का अनुपात दोनों माध्यम में तरंग फेज और वेग के अनुपात में बराबर या दोनों माध्यम के अपवर्तनांकों के जो अनुपात होता है उसके व्युत्क्रम को बराबर होता है, ठीक है। यही आपका स्नेल का नियम कहता है। तो इसको भी जरूर तैयार कर लेना, 5 स्टार दे लेना। 44 क्वेश्चन है आपका, अभिसारी वह अपसारी लेंस में अंतर लिखिए। अगर बात करूं तो इस क्वेश्चन को भी 5 स्टार देके तैयार करना है। अभिसारी लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होता है, और अपसारी लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है, ठीक है। मतलब मान लो एक लेंस ये एक लेंस ये है, तो यहाँ पर जो रहेगा ये बीच में, मतलब मान लो कि बीच में मोटा है, ठीक है। अभिसारी लेंस बीच में क्या मोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका लेंस है बीच में मोटा है और एक लेंस यहाँ है आपका जो बीच में क्या पतला है, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो लेंस की डेफिनेशन है, दो सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, ठीक है, दो सतहों से घिरे। अगला है आपका प्रकाश का परावर्तन को समझाइए। वैसे पूछा तो नहीं जाएगा ये बट आ सकता है, चांस इसके भी लगते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो वही आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इजी लैंग्वेज में आंसर लेके आया हूं क्योंकि आपको एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाए, ठीक है। अगला है आपका वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जो वस्तु की अपेक्षा में हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक यानी उल्टा होता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी होता है वो वस्तु की अपेक्षा में हमेशा सीधा होता है। मतलब वास्तविक हमेशा गलत होता है और आभासी हमेशा सही होता है। तो ये जरूर दिमाग में रखना, इसको भी 5 स्टार दे लेना। और 48 क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता 2.d है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता आपको लिखना है। तो लेंस का इसका अर्थ अगर बात करें तो निर्धारित लेंस का जो अवतल है वो फोकस की जो दूरी रहेगी वो 0.5 मीटर होती है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। 49 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी यहाँ पर 50 क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि विद्युत विभव व विभवांतर में अंतर लिखे। तो लाला लाली इसको घोल कर पी जाना इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, काफी स्टूडेंट बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर हो रहे तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट में अभी, ठीक है। और यहाँ पर विद्युत विभव या इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। और विभवांतर की अगर बात करूं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन पूछ ले विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये लिख दीजिएगा। अगर विभवांतर का पूछे तो आपको ये सामान्य लिख देना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है वो विभवांतर होता है। और विद्युत विभव किसी आवेश वो विशेष कार्य करता है और विभवांतर होता है दो विभव में अंतर होता है, ठीक है।
51 क्वेश्चन है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम लिखिए, तो वेरी वेरी मोस्ट 5 स्टार लगा देना इसको। ओम के नियम के अनुसार अगर बात करें तो ताप पर आदि भौतिक अवस्था हो, नियत रखी जाए, किसी प्रतिरोधक की अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और ओमी युक्त के शिरों पर बीच में उत्पन्न विभवांतर इससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्तिका के प्रतिरोध कहा जाता है। अगर इसके फॉर्मूले को भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर को क्या दर्शाना है, वी समानुपाती एल वी अपन R1, ठीक है, ये आपको ये याद करके रखना है, ठीक है। कभी कभी आपका फिल इन द ब्लैंक्स हुआ इनमें ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। शक्ति को परिभाषित कीजिए, 5 स्टार दे लेना इसको, क्योंकि शक्ति कार्य करने की दर जो होती है वही शक्ति कहलाती है। अरे आप कितना कार्य कर रहे हो तो वही तो आपकी शक्ति है, अगर शक्ति रहेगी तो ही कार्य करोगे। मानो कोई साधन T है और समय TW का कार्य करता है, तो साधन की जो शक्ति होती है वो P होती है, और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है लाला लाले आपका P = W2, ठीक है। तो यहाँ पर शक्ति का अगर मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक आपका वही कहलाएगा ना, जूल सेकेंड वोट या शक्ति का मात्रक है, ठीक है। तो इसको जरूर मात्रक को भी दिमाग में बिठा लेना, कभी एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, एक शब्द में आ सकता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हुए मात्रक लिखे, तो इसको 5 स्टार देके तैयार करें। किसी चालक में आवेश को प्रवाह करने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा नाम से ही विद्युत की धारा जो होती है वो प्रवाहित होती है। ये बड़ा इजीली क्वेश्चन है यार, इतने तो आप कर ही सकते हो। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, जिस बंद पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। और विभव किसे कहते हैं, 5 स्टार लगा लेना। किसी चालक की वह अवस्था जो बताए हुए किसी इसी चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किसी दिशा में होगा, विभव कहलाता है, ठीक है। इसको जरूर तैयार करना। अगला क्वेश्चन है 56, फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। तो बात करूं तो लाला लाली एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 स्टार देके तैयार करना। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अलग अलग पदार्थों में समान मात्रा, अलग अलग धारा में प्रवाहित जमा होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है और रासायनिक समतुल्य के समानुपाती होती है। और फेराडे के विद्युत अपघटन में नियम में अगर देखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि पहला नियम जो होता है वो M समानुपाती Q, यानी दूसरा नियम होता है M समानुपाती आपका E, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पर 57 है आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम की मतलब कि काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको भी 5 स्टार दे लेना है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे को नहीं काटती है, वे हमेशा बंद लूप बनाती है। इसके अलावा बात करें तो वह हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है या शुरू होती है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी डिटेल में बताऊंगा, काफी वीडियो लंबा हो जाएगा। विद्युत लेपन किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लेना 5 स्टार देके, ठीक है। तो विद्युत लेपन होता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर किसी दूसरी उत्कृष्ट धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जो होती है वह विद्युत लेपन यार उसके ऊपर लिप दो, ठीक है, इतना आप समझदार हो। अगला क्वेश्चन है आपका 59, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में दो अंतर, जो कि 2 नंबर में पूछे जाने का हाई चांस है इसका। और दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, दिष्ट एक ही दिशा। प्रत्यावर्ती धारा अरे यार इसकी तो दिशा बदलेगी, प्रत्यावर्ती है वो एक तरह से, दिष्ट मतलब एक ही दिशा में। अगला है दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ठीक है। धारा की जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर दिष्ट मतलब एक ही यार, ठीक है। बाकी यहाँ पर 60 क्वेश्चन है आपका, 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। यदि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर जो सुई 2 दशाओं की संकेत करे कि जो संभव नहीं है, अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो मेरे लाला लाली इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। 61 है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसको भी 5 स्टार देके तैयार करना, ठीक है। यहाँ पर जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में बल लगाकर घुमाते हैं तो कुंडली के अंदर एक धारा प्रवाहित होती है, अतः यह जो परिघटना होती है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। एंड 62 क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, पहले वहां, ठीक है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेना, कभी बाएं का कभी दाएं का, बट इसको 5 स्टार देके तैयार करना, ठीक है। अगर फ्लेमिंग के बाएं नियम के अनुसार बात करें तो जब बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का जो अंगूठा होता है उसकी तर्जनी होती है को माध्यम को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करें तो अंगूठा चालक द्वारा क्या
अनुभव किए गए लागू बल की दिशा को इंगित करेगा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में जाएगी। अगर इंगित करेगा तो जो उसका माध्यम रहेगा वो विद्युत धारा की स्थिति को इंगित करेगी। यह आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये आपका जो लास्ट चैप्टर है पर्यावरण, उससे 2 नंबर का आना है, तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव को जरूर तैयार करें। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित प्रभाव भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको जरूर तैयार कर लेना, थोड़ा देख लेना इसको यहाँ पर, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है आपके लिए। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी जरूर देखना है आपको। 64 खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। 2 नंबर के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही मार्ग में होता है और खाद्य जाल से अनेक कई मार्ग बन जाते हैं, कई रास्ते बन जाते हैं, ठीक है। अगला है आपके लिए खाद्य श्रृंखला जो होती है वो रैखिक होती है और जो खाद्य जाल होती है वो जटिल होती है। खाद्य श्रृंखला का जो प्रभाव होता है एक दिशी होता है और खाद्य जाल का ऊर्जा का प्रवाह जाल के रूप में होता है। तो इसको भी जरूर तैयार कर ले, 5 स्टार दे लेना इस क्वेश्चन को। अगला है आपके लिए 65 प्राथमिक व द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता कौन कौन से हैं। अगर बात करूं तो इसको 5 स्टार नहीं 10 स्टार दे लो, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं सभी शाकाहारी जंतु। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जंतु, वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। और उदाहरण के लिए बात करें तो खरगोश, गाय, भैंस, चूहा, बकरी, हाथी वगैरह, जिराफ जो भी आपके प्राथमिक उपभोक्ता है। अगर द्वितीय की बात करूं तो ये वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, यानी उनको खाते हैं, ठीक है। अगला आपके लिए तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या हो जाता है आपका, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी में अगर बात करें तो लाला लाली उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि जो द्वितीय श्रेणी के हैं ना, तो इनको ये खाएंगे, है ना, ठीक है। मेंढक मछलियां वगैरह को खाएंगे, तृतीयक। एंड अगला है आपके लिए 66 ओजोन परत क्या है। अगर एमपी बोर्ड एग्जाम से लिए बात करूं तो इस क्वेश्चन को जरूर 5 स्टार दे लेना। ओजोन परत एक अदृश्य ढाले के रूप में कार्य करती है और हमें सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक गैस होती है उनसे क्या हमको बचाती है, ठीक है। अगला है आपके लिए 67 पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी क्या होता है, तंत्र से जीवित और निर्जीव जीवों का वह समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर एक कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी की सतह को कवर करता है, ठीक है। अगला है आपके लिए 69, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। गैल्वेनोमीटर एक मापक उपकरण है जिसका इस्तेमाल विद्युत परिपथ को मापने में किया जाता है, कितनी धारा बह रही है, कितना, इसे धारामापी भी कहा जाता है। अगर बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए स्टेबलाइजर, ठीक है, तो उससे आपका पता चल जाता है ना वोल्टेज कितना है, तो वही आपका गैल्वेनोमीटर होता है, जिसको 5 स्टार दे लेना, ठीक है। अगला है आपके लिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हो। विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक तार के बढ़ने की जो प्रक्रिया क्रिया होती है उसे ही विद्युत धारा या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों मैंने आपको कितने यहाँ पर 70 क्वेश्चन बताए 2 नंबर के। अरे इन 70 क्वेश्चन को घोलकर पी जाओ, बता रहा हूं एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए। यहीं से आपके साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, बाकी 3 नंबर के भी लाऊंगा, 4 नंबर के भी क्वेश्चन लाऊंगा। आप बोलोगे भैया आपने हमको 70 क्वेश्चन दे दिए 2 नंबर वाले, या आपने इंपोर्टेंट बोलकर। अरे लाला लाली पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। अगर ये कर लिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको 3 नंबर के क्वेश्चन कब चाहिए, और बाकी ऑब्जेक्टिव अगर सीरीज भी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।